जय हिंद। आज मैं आप लोगों को हवा के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहले समझते हैं कि हवा के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। हवा के द्वारा मुख्य रूप से शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी और बालू के कणों का अपरदन होता है, जिसके फलस्वरूप विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिसको हवा के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अपवाहन बेसिन, छत्रक, जियोजेन, द्राघिमांतर, यारदंग, बालू का स्तूप और प्लाया, ये सब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपवाहन बेसिन की। तो अपवाहन बेसिन जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के द्वारा बालू के कणों का अपरदन इस प्रकार से हो कि जिस स्थान से बालू के कणों का अपरदन हो रहा है वहाँ पे जो बची हुई आकृति है वो बेसिन यानी कि नदी के किनारे का जो एरिया होता है, बीच में गड्ढा होता है और आरी आरी से दीवार के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। और जब यही संरचना मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनती है हवा के द्वारा बालू और मिट्टी के अपरदन करने से, तो उसको अपवाहन बेसिन का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ फिगर में ये दीवार है और ये दीवार है और ये बीच में गड्ढा छिछला हुआ आकृति है, इसको हम लोग अपवाहन बेसिन का नाम देते हैं। फिर दूसरा बात करें कि छत्रक क्या होता है। तो छत्रक जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के द्वारा किसी पर्वत का क्षरण इस प्रकार से हो जाए कि उसकी आधार का क्षरण बहुत ज़्यादा हो जाए और जो उसका ऊंचाई यानी पीक होता है उसका क्षरण बहुत कम हो और वो एक छाता के आकार की आकृति दिखने लगे, तो उसे छत्रक के नाम से जाना जाता है। छत्रक ये जैसे ये देखिए, ये किसी पर्वत है कोई और इसका जो आधार का जो भाग है उसका क्षरण ज़्यादा हो गया है और ऊपर वाला भाग बचा हुआ है, तो ये छाता के आकार का बिल्कुल दिखाई देता है, तो इसे छत्रक कहा जाता है। तीसरा बात करें कि जियोजेन क्या होता है। तो जियोजेन चट्टानें चूँकि नरम और कठोर दो प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं, तो जब ये जो नरम चट्टानें होती हैं उनका हवा के द्वारा क्षरण हो जाता है। जब रात्रि के मौसम में इन चट्टानों पे शीत पड़ता है और तापमान कम होता है तो हवा के द्वारा इनका क्षरण बहुत तेज़ी से होता है। इसमें जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनका क्षरण बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो कठोर चट्टानें होते हैं वो शेष बची हुई रह जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संरचना दिखाई देती है उसे जियोजेन के नाम से जाना जाता है। जियोजेन मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ कठोर चट्टानें हैं और कुछ मुलायम चट्टानें हैं, जिसमें से मुलायम चट्टानों का क्षरण हो जाएगा तो फिर ये जो संरचना बचेगी उसको जियोजेन के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे बात करें द्राघिमांतर क्या होता है। तो द्राघिमांतर जो होता है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, द्राघिमांतर जो होता है वो किसी चट्टान का इस प्रकार से क्षरण हो जाता है कि जो उसकी लास्ट में जो क्षरण होने के बाद संरचना बचती है वो त्रिभुज के रूप में दिखाई देती है, तो उसे द्राघिमांतर का नाम दिया जाता है। यानी कि जब किसी चट्टान का क्षरण हवाओं के द्वारा इस प्रकार से हो जाए कि उससे बनने वाली आकृति त्रिभुज के रूप में दिखाई दे, तो उसे द्राघिमांतर का नाम दिया जाता है। फिर आगे बात करें कि यारदंग क्या होता है। तो यारदंग एक ऐसी संरचना होती है, इसमें चट्टानें मुलायम और कठोर दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से ये लंबाई में भी मुलायम और कठोर चट्टानें जो होती हैं वो लंबाई में भी लगभग समान ही होती हैं। और इसमें मुलायम चट्टानों का जब क्षरण हो जाता है तो जो शेष बची हुई कठोर चट्टानें होती हैं उनके बीच में नाली के आकार की संरचना बन जाती है और
यही जो नाली के आकार की संरचना बन जाती है उसे यारदंग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करें कि बालू का स्तूप क्या होता है, तो बालू का स्तूप जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ बालू के करों को बहा के लेके जाती हैं, और ये बालू के कर जिस स्थान पे जाके जमा होते हैं वो टीले के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो इसे ये जो टीला के रूप में दिखाई देता है इसी को बालू का स्तूप का नाम दिया जाता है। फिर आगे बात करें कि प्लाया क्या होता है, तो प्लाया एक ऐसा अपर्दित हुआ एक निक्षेपित होने के बालू के करों के निक्षेपित होने के बाद एक ऐसी आकृति बचती है जिसके बीच का जो भाग होता है वो थोड़ा थोड़ा गड्ढा रह जाता है, मतलब उथला हुआ, और साइड से हल्की सी ऊंची हो जाती है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू और मिट्टी के करों का अपरदन इस प्रकार से हो जाए कि उससे जो बीच में बनने वाला निक्षेपर के बाद बीच का स्थान हल्का सा गहरा हो जाए और साइड से हल्का हल्का ऊंचा हो जाए तो उसे प्लाया का नाम दिया जाता है। प्लाया में जब पानी भर जाती है तो उसे उथला हुआ झील कहते हैं। और फिर आगे उथला हुआ झील की संरचना ये आपको दिखाई दे रही है, ये साइड में बालू और मिट्टी के कण जमा हुए हैं और बीच में खाली स्थान है जिसमें पानी भर गई है, तो इसे उथला हुआ झील कहते हैं। फिर आगे बात करें कि इसेलबर्ग क्या होता है, तो इसेलबर्ग जब किसी द्वीपीय क्षेत्र में पर्वतों का क्षरण इस प्रकार से हो जाए कि बस उसका बचा हुआ अवशेष टीले के रूप में दिखाई पड़े तो उसे इसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को हवा के द्वारा, नदियों के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा और समुद्री जल के द्वारा, भूमिगत जल और आइस बर्फ़ के द्वारा बनने वाली जितने भी स्थलाकृति थी सबके बारे में बताने का प्रयास किया है। और यहीं पे ये स्थलाकृति का जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। फिर हम आगे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।